Assalamu alaikum friends, welcome back to my channel Tips and Tricks with Hina. I hope you all are good and alhamdulillah I am also doing very well. हर साल की तरह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस साल भी रमज़ानुल मुबारक देखना नसीब किया। दुआ के साथ अपनी वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा किचन में टाइम गुजारने के बजाय अपनी इबादत में टाइम गुजारने का मौका दे और अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से और इस मुबारक महीने के सदक़े से हम सब के तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। एक दो दिन में इंशाल्लाह रमज़ान स्टार्ट हो जाएगा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी बेसिक सी प्रिपरेशन कर लूँ रमज़ान के लिए। तो सबसे पहले मैंने कबाब बना लिया। अगर कबाब बने हुए होना तो बड़ा कन्वीनियंट हो जाता है। अगर आपने कभी सालन नहीं बनाया है या आप थके हुए हैं या आपकी तबीयत ठीक नहीं है, यानी कि हर मुश्किल में ये कबाब ही हैं जो हमारा साथ देते हैं, यानी कि हर मुश्किल में ये कबाब हमारे काम आ जाते हैं। कबाबों को मैंने सिलबट्टे पे पीस लिया था, क्योंकि जब मैंने मशीन निकाली तो पता चला कि मेरी मशीन चल नहीं रही, वो ख़राब हो चुकी है। तो मैंने सिलबट्टा निकाला अपना और जल्दी से सारे कबाब पीस के इसकी टिक्कियाँ बनाई और इसको फ्रीज़र में रख दिया। और जब इसकी टिक्कियाँ सेट हो गई तो मैंने प्लास्टिक बैग में डालकर फिर इसको डीप फ्रीज़र कर दिया। और यकीन जाने ये इतने कन्वीनियंट रहते हैं, रमज़ान हो या आम दिन हो, मेरा सबसे पहला यही काम है कि मैं कबाबों को फ्रीज़ करके रख देती हूँ। फिर मुझे 2-3 तरह की चटनियाँ बनानी थी, तो उसके लिए मैंने इमली लेकर उसको भिगो दिया। मेरे पास थोड़े से आलू बुखारे रखे थे, मैंने कहा चलो जी इसको भी ऐड कर देते हैं, काम ही आएंगे। जब इमली सॉफ्ट हो गई तो इसकी सारी गुठलियों को मैंने हाथों से मसल के निकाल दिया और बाकी बचा इसका पल्प को मैंने फ्राई पैन में डालकर आधा कप पानी डाल दिया। और इस इमली के पल्प के अंदर मैंने थोड़ा सा गुड़, कुटी हुई मिर्चें, पिसी हुई मिर्च और थोड़ा सा चाट मसाला, नमक, ये सारी चीज़ें डालकर इसको थोड़ी देर पका लिया। और जब ये थोड़ा सा थिक हो जाए तो समझिए ये रेडी है। क्योंकि ये मैंने मीठे दही बड़ों के लिए बनाया था तो मुझे इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी कम ही रखनी थी। तो जी ये हमारी ज़बरदस्त किस्म की मीठी चटनी तैयार हो चुकी है। इसे आप दही बड़ों पे डाल के खाएं या फिर पकौड़ों के साथ खाएं, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। जब ये आलू बुखारे और इमली की चटनी अच्छी तरह से ठंडी हो गई तो इसको फिर मैंने एक जार के अंदर डालकर फ्रिज में रख दिया। आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जार बिल्कुल ड्राई हो, इसके अंदर किसी किस्म का पानी ना हो, वरना फिर चटनियाँ हमारी ख़राब हो जाती हैं। और ये है दूसरी चटनी, हरी और लाल चटनी। ये चटनी तो वैसे भी आम दिनों में मेरे पास ज़रूर रखी हुई होती है फ्रिज के अंदर, क्योंकि मुझे ये चटनी पराठों के साथ बहुत अच्छी लगती है। इस चटनी को बनाने के लिए मैंने इसके अंदर धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, टमाटर और गोल लाल मिर्चें और ज़ीरा और नमक डालकर इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया। चटनियों को प्रिजर्व करने के लिए मैं इसके अंदर थोड़ी सी टाटरी डाल देती हूँ, जिससे पूरा महीना चटनी बिल्कुल ठीक रहती है, ख़राब नहीं होती। और हाँ, इसके अंदर मैंने लहसुन और इमली भी ऐड की थी। पानी डालकर इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया और ये दूसरी हमारी ज़बरदस्त किस्म की चटनी तैयार हो गई। रमज़ान की आमद है और चटनियों की भी आमद है, और क्यों ना हो भाई, हर चीज़ के साथ तो हम चटनी खाते हैं। समोसा, चाट, दही बड़े, रोल, पकोड़े, ये सारी चीज़ें हमें चटनी के बगैर अधूरी लगती हैं। तो फिर मैंने एक और ग्रीन चटनी बना ली, रायता मिक्स कह लें या ग्रीन चटनी बोल लें इसको आप। ये मतलब ये इतनी ज़बरदस्त होती है कि हर चीज़ में इसको आप डाल दें, सालन में डालें या पुलाव में डालें या फिर रायता बना लें, हर तरह से ये काम आ जाती है। ये फ्रिज में ज़रूर होनी चाहिए। तो ये थी 3 तरह की चटनियाँ जिनको मैंने रमज़ान की प्रिपरेशन के लिए बनाया, ताकि मेरा रमज़ान सुकून से गुजर सके और मुझे कम से कम किचन में टाइम गुजारना पड़े। रात को मैंने छोले भिगो कर रख दिए थे और सुबह उठकर मैंने इनको बॉईल कर लिया। मैंने 2 तरह के छोले बॉईल करके रखे थे, एक सफ़ेद छोले और एक काले छोले, ताकि थोड़ा सा मेरे लिए कन्वीनियंट रहे रमज़ान में। गैस और लाइट का हर जगह काफ़ी इशू रहता है, अगर छोले उबले हुए रखे हुए हैं तो काफ़ी सुकून हो जाता है, आसानी रहती है। पराठे बना रही थी फ्रीज़ करने के लिए, तो मैंने मसाला पराठे बनाए थे। मसाला पराठा मैंने पहले कभी बनाए नहीं, लेकिन मेरा दिल चाहा कि मैं ये मसाला पराठा भी ट्राई करूं, तो इसलिए मैंने 4 मसाला पराठे भी बनाकर रख लिए। वैसे रमज़ान में सादी चीज़ें खाएं तो ज़्यादा सही रहता है। इतनी चटपटी चीज़ें या मसाले वाली चीज़ें अगर आप खाएँ ना तो आपको ना एसिडिटी हो जाती है। पराठे को बड़ा सा बेलने के बाद इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, नमक, पिसी लाल मिर्च और हरा धनिया स्प्रिंकल कर दिया। ऑयल मैंने पहले ही लगा लिया था। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा खुश्क आटा छिड़क दूंगी और छुरी से कट्स लगा के इसका मैंने पेड़ा बना लिया। और इसी तरह से मैंने दूसरा पराठा भी मसाला लगा के कट्स लगा के पेड़ा बना लिया। देखने में ये इतने अच्छे लग रहे थे, कलरफुल से पराठे, वाइट पर ग्रीन और रेड कलर। पराठे जो है ना, मैंने वो अब सिर्फ अपनी आसानी के लिए बनाए, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर कभी आपकी आँख नहीं खुली है या फिर अलार्म ने साथ ना दिया और आप बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर उठे हो, तो बहुत आसानी हो जाती है। जल्दी से आपने पराठा निकाला और इसको डीप फ्रोस्ट करके आपने फ्राई करके खा लिया। यहाँ मैं सादे पराठे बना रही थी, सादे वो जो चक्की के आटे के होते हैं ना, उसके पराठे बना रही थी, क्योंकि चाहे रोटी हो या पराठा बहुत सॉफ्ट रहता है और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी चक्की का आटा बहुत अच्छा रहता है। तो अगर घर में बुज़ुर्ग हो ना तो यही आटा इस्तेमाल करना चाहिए, तो उनके लिए काफ़ी आसानी रहती है इनको खाना ना।
तो माशाल्लाह से मेरी अम्मी आ रही थी हमारे साथ रमज़ान गुजारने के लिए, तो 3-4 पराठे मैंने इसके भी बना कर रख दिया। वैसे तो मैंने देसी घी बनाया था रमज़ान की तैयारी के लिए, ताकि उसी को रोटियों पर लगा कर खाएँ। देसी घी की रेसिपी जो मैंने शेयर की थी उसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, आप ज़रूर उसको भी देखिएगा। सिंपल ये मैंने बल्ब वाले पेड़े बनाकर रख दिए। अब मैं इसको बेल लूँगी। पराठों को बेलने के बाद मैंने थोड़ी सी प्लास्टिक कट करके रखी हुई थी और इसके साथ मैंने पराठों की लेयरिंग कर दी ताकि पराठे एक दूसरे से चिपके ना। अगर आप चाहें तो इसको हल्का सा तवे पे फ्राई करके भी इसकी लेयरिंग कर सकते हैं और विदाउट फ्राइंग भी आप इसकी लेयरिंग कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। इनको थोड़ी देर के लिए मैंने फ्रीज़र में रख दिया। जब ये सेट हो गए तो इनको जिप लॉक बैग में डालकर फ्रीज़ कर दिया। अब आ जाते हैं माश की दाल के बड़ों की तरफ। माश की दाल को मैंने ओवरनाइट के लिए सोक करके रख दिया था और सुबह इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया। जब इसका अच्छा सा पेस्ट बन गया तो इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून मीठा सोडा और 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया और इसको एक ही डायरेक्शन में 5-6 मिनट के लिए बीट कर लिया ताकि ये अच्छे से फ्लफ़ी हो जाए। अब मैं हाथ की मदद से इसको ऑयल में डालती रहूँगी और ये मीडियम साइज़ के इतने लाइट और फ्लफ़ी से बड़े बनकर तैयार हो जाएंगे। मैंने सिर्फ 1 पाव माश की दाल मंगवाई थी और 1 पाव में ये इतने सारे बड़े बनकर तैयार हुए हैं ना, ये 15-20 दिन आराम से चल जाएंगे हमारे। मेरे हस्बैंड को और मेरे बच्चों को मीठे दही बड़े बहुत पसंद है, इसलिए माश की दाल के बड़े बनाकर मैं फ्रीज़र कर देती हूँ ताकि मुझे आसानी रहे, क्योंकि रोज़ ही मेरे घर में खाए जाते हैं। एक होता है ना कि रमज़ान में किसी का पकौड़ों के बग़ैर रोज़ा नहीं खुलता, तो किसी का शरबत के बग़ैर, तो हमारे घर में ना मीठे दही बड़ों के बग़ैर हमारा रोज़ा अनकम्प्लीट लगता है। तो ये देखें जी कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर इसका आ चुका है। फिर मैंने सारे बड़ों को 1 बाय 1 निकाल लिया और इसको मैंने थोड़ी देर के लिए टिश्यू पेपर पर फैलाकर ऐसे ही छोड़ दिया था ताकि इसका एक्सेस ऑयल सारा निकल जाए। फिर प्लास्टिक बैग में मैंने सारे बड़े डालकर और इसको भी फ्रीज़र कर दिया। अब जब भी मुझे ज़रूरत होगी तो मैं थोड़े से बड़े निकालूंगी और इसको पानी में थोड़ी देर के लिए डाल दूँगी और इसको प्रेस करके इस्तेमाल कर लेंगे दही में डालकर। घर में बड़े बन रहे हैं और उसे ट्राई ना करें ऐसा हो नहीं सकता था, तो मैंने थोड़े से दही बड़े मीठे बना लिए और ये इतने मज़े के बने थे ना। थोड़ी सी प्याज भी मैंने कट करके फ्राई कर ली थी, क्योंकि ये भी बड़ा कन्वीनियंट हो जाता है। अगर प्याज फ्राई और पिसी हुई रखी हुई हो ना तो आपका सालन झटपट बन जाता है। प्याज को फ्राई करके मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया और इसको भी आइस क्यूब ट्रे में मैंने जमा कर और फ्रीज़ कर दिया। अब जब भी ज़रूरत पड़ेगी 2-3 क्यूब्स निकाल कर इससे सालन की ग्रेवी बनाएंगे और झटपट खाना तैयार हो जाएगा। मुझे समोसे बनाने थे तो उसके लिए मैं पट्टियाँ लेने के लिए बाज़ार गई, तो वो मुझे मिली नहीं, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं ना वहाँ पर बहुत कम चीज़ें अवेलेबल हैं। तो फिर मैंने कहा क्यों ना घर में ही बना लिया जाए। तो मैंने थोड़ा सा मैदे का आटा गूँधा और उसकी एक जैसी रोटियाँ बना ली। एक एक रोटी को अलग अलग बेल कर मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया रोटी के ऊपर और उसके ऊपर आटा स्प्रिंकल किया और दूसरी रोटी रख दी। इस तरह से मैंने 5-6 लेयर्स बना ली थी। फिर इन रोटियों को एक के ऊपर रख के हल्के हाथ से बेलेंगे। हल्के हल्के आराम आराम से बेलने के बाद इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर लिया। जब ये बड़ी हो गई, इसकी थिकनेस ज़्यादा नहीं रखनी है और ना बहुत कम थिन होना चाहिए। इसको तवे पे डाल दिया मैंने। दोनों तरफ से हल्का हल्का सा सेक लेंगे हल्की आंच पर। जब इसकी रोटी बनकर तैयार हो गई तो मैंने इसके एजिस को चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा सा कट कर लिया ताकि एक अच्छी सी स्क्वायर शेप हमारे पास आ जाए। फिर सेंटर से मैंने इसकी लंबी लंबी पट्टियाँ काट ली। कटिंग करने के बाद ये 3 पट्टियाँ मेरे पास निकली थी इस तरह से, और हर पट्टी में 5-5 रोटियाँ मैंने रखी थी। तो खैर ये बहुत अच्छी सॉफ्ट पट्टियाँ मेरी बन गई थी समोसों की। समोसा पट्टी मैंने ज़्यादा नहीं बनाई थी, कम ही बनाई थी, क्योंकि मेरे पास मैदा ख़त्म हो चुका था और मैं ख़रीद कर भी नहीं लेकर आई थी, क्योंकि मैं तो समोसा पट्टी लेने के लिए गई थी ना। फिर घर में थोड़ा सा मैदा रखा हुआ था तो मैंने सोचा इसी से ही थोड़ी सी पट्टियाँ बनाकर कुछ समोसे तो रखूँ बनाकर फ्रिज के अंदर। यहाँ पर मैं आपको इसकी लेयर्स दिखा रही हूँ खोल खोल करके, कितनी सॉफ्ट और आराम से ये निकल गई थी। कोई मुझे ऐसा नहीं हुआ कि ये चिपक रही हैं या निकल नहीं रही हैं, फट रही हैं। इतनी अच्छी ये बनकर तैयार हुई थी ना घर में। जब ये तैयार हो गई तो इसको भी मैंने प्लास्टिक बैग में डाल के फ्रिज में रख दिया ताकि ये फ़्रेश रहें। यहाँ पर मैं समोसे की फ़िलिंग तैयार कर रही हूँ। मैंने वेजिटेबल समोसे बनाने थे तो मैंने सब्ज़ियाँ ले ली जो जो मेरे पास थी, मैंने सिर्फ वही यूज़ की। थोड़ी सी काली मिर्च डाल के, नमक डाल के और थोड़ा सा चिकन पाउडर डाल के मैं सबको मैंने मिक्स करके थोड़ा सा फ्राई कर लिया और इसके अंदर मैंने सॉसेस भी डाल दिए थे। इसको बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, बस थोड़ा सा ही पकाना है। तो जब ये फिलिंग बिल्कुल ठंडी हो जाएगी अच्छी तरह से तो मैं इसके समोसे बना लूँगी। और ये देखें ज़बरदस्त किस्म के ये समोसे तैयार हो गए घर की पट्टियों से, और इनको भी मैंने फ्रिज में रख दिया ताकि सेट हो जाएं। फिर इनको मैंने जिप लॉक बैग में डालकर फ्रीज़र कर दिया था।
फिर जी मैंने थोड़े से टमाटरों को लेके बॉईल कर लिया और जब ये बॉईल हो गए इनको ग्राइंड किया। ग्राइंड करके मैंने इनको आइस क्यूब ट्रे में सेट कर दिया और उनको भी फ्रीज़ कर दिया। और यहाँ पर मैंने थोड़े से लहसुन भी ले लिए थे, इनको भी ग्राइंड कर कर मैंने फ्रीज़ कर लिया था। अब इनको आइस क्यूब से निकाल कर मैं ज़िप लॉक बैग में डाल दो या फिर किसी भी प्लास्टिक बैग में डाल दें। इनको भी मैंने फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दिया और जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अपने सालन में ये सारी चीज़ें निकालूंगी। टमाटर हैं या फिर लहसुन पेस्ट है या फिर प्याज का पेस्ट है। इतना कन्वीनियंट हो जाएगा ना ये आपके लिए, ये सारी चीज़ें इस तरह से इसको फ्रीज़र करने से जल्दी से आपने ये सारी चीज़ें निकाली और झटपट ग्रेवी बना के आपका सालन मिनटों में तैयार हो जाएगा। आपको कोई ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ेगा किचन के अंदर। तो ये थी मेरी वीडियो आज प्री रमज़ान प्रिपरेशन से रिलेटेड। अगर आपको मेरी ये एफ़र्ट पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।